24 साल का फ्रेडरिक विल्सन मसूरी की खूबसूरत वादियों में था, लेकिन चाह कर भी वो इन वादियों का आनंद नहीं ले पा रहा था। मसूरी की सर्द हवाओं में भी उसे पसीना छूट रहा था और वजह थी फ्रेडरिक का वो गुनाह जिसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फ्रेड वेल्स ने भांप लिया था। 30 दिसंबर 1841 गुरुवार का दिन था। विल्सन कैमल्स बैक रोड पर टहल रहा था कि उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी कमर पर गन रख दी है। पीछे से फ्रेड वेल्स ने आवाज दी, ब्लैक डॉग फ्रेडरिक विल्सन, यू आर अरेस्टेड। विल्सन ने खुद को बचाने की कोशिश में वेल्स से हाथापाई की और इसी हाथापाई में वेल्स बर्फ की चट्टान से फिसलकर एक बड़े से नाले में गिर गया। विल्सन ने वेल्स को आवाज़ लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैर इरादतन ही सही, विल्सन के हाथों वेल्स की हत्या हो चुकी थी और अपने पहले और अब इस नए गुनाह से बचने के लिए वो मसूरी से भाग निकला। विल्सन चंबा पहुंचा ही था कि वो यहाँ मसूरी में बसने वाले शुरुआती इंसानों में से एक कर्नल फ्रेडरिक यंग के हाथ पड़ चुका था। लेकिन यंग ने विल्सन के दोनों गुनाहों को जानते हुए भी उसे गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उससे एक ऐसा काम दिया जो विल्सन की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसके जिन दो गुनाहों के बदले उसे जेल की सलाखों में सड़ना पड़ता, उन्हीं गुनाहों ने उसे एक ऐसे रास्ते पर भेज दिया जिससे चलकर वो एक पहाड़ी गांव का राजा बन गया, जिस पर चलकर उसने न सिर्फ अकूत धन कमाया बल्कि पहाड़ का सबसे बड़ा कारोबारी भी बनकर उभरा। जी हाँ, ये वही फ्रेडरिक विल्सन था जिसे हर्शिल का राजा भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विल्सन ने खुद हर्शिल को रहने के लिए चुना था। विल्सन को हर्शिल में रोकने के लिए गांव वालों ने साजिश की थी। जी हाँ, साजिश। अपने खुद के सिक्के छापने वाले विल्सन ने स्थानीय देवता सोमेश्वर के साथ ऐसी हरकत की थी जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर करना पड़ा। किसी का विलन तो किसी के लिए हीरो। पहाड़ी हुल्सन की वो अनकही कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो कम ही लोगों को पता है। और इस कहानी की शुरुआत करते हैं उन दो गुनाहों से ही जिनका चिट्ठा विल्सन के नाम पर फट चुका था। 21 जनवरी 1817 को ब्रिटेन के यॉर्कशायर के वेकफील्ड में विल्सन का जन्म हुआ। पिता की मौत के बाद विल्सन 1833 में ब्रिटिश सेना की बटालियन 11वीं ड्रैगून्स में शामिल हो गया और फरवरी 1834 में वो भारत पहुंचा। 3 साल बाद वो बंगाल इन्फेंट्री की 35वीं रेजिमेंट में शामिल हो गया और इसी रेजिमेंट का हिस्सा बनने के दौरान उसने पहला गुनाह किया। काबुल में विल्सन अपने सीनियर की ज़्यादतियों से परेशान था और 20 अक्टूबर 1841 को वो अपनी सेना की टुकड़ी को छोड़कर वहां से भाग निकला। वो एक भगोड़ा बन चुका था और विल्सन के गायब होने की खबर मसूरी में फ्रेड वेल्स को मिल चुकी थी। विल्सन मसूरी में छुपने की मंशा से आया था, लेकिन उसकी पोल खुल गई। कर्नल फ्रेडरिक यंग को वेल्स की हत्या और इससे पहले का गुनाह पता तो चल चुका था, लेकिन यंग ने विल्सन को एक प्रस्ताव दिया। यंग ने कहा कि अगर वो गढ़वाल के ऊपरी टंगनोर क्षेत्र यानी कि भागीरथी घाटी पर बसे इलाके में जासूसी करे तो उसे छोड़ देंगे। विल्सन इसके लिए राजी हुआ और वो निकल पड़ा ऊपरी टंगनौर के अपने सफ़र पर। विल्सन जब हर्शिल पहुंचा तो उसने यहाँ के लोगों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उम्मीद की कि ऐसा करने से यहाँ के लोग उसे जासूसी करने में मदद करेंगे। विल्सन ने यहाँ कुछ खरीदारी की तो उसके बदले में सिक्के दिए। ये पहली बार था जब हर्शिल के लोगों ने रुपए नाम की चीज़ को देखा था, क्योंकि यहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता था। विल्सन ने लोगों को बताया कि वो एक शिकारी है और वो पहाड़ के ऊपरी भाग तक जाना चाहता है। विल्सन रास्ते में शिकार करते हुए यहाँ आया था और उसने अपना शिकार गांव वालों को भेंट स्वरूप दे दिया। विल्सन के पास कई आधुनिक औजार थे जो इस घाटी में बसे गांवों की तस्वीर बदल सकता था। विल्सन की योजना थी कि वो ऊपरी टंगनौर में गए रूसी जासूसों को पकड़कर वापस कहीं सफर पर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ गांव वाले दूसरी ही योजना में जुटे हुए थे। मुखबा के प्रधान रतन पंवार और पूरे गांव को लग रहा था कि इस अंग्रेज को हर्शिल में रोकने के सारे प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि वो सब जानता है और हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाएगा। रतन पंवार और गांव वालों ने गांव के सबसे सम्माननीय पंडित कमलेश सेमवाल के सामने ये बात रखी और इस पर कमलेश ने सुझाव दिया कि अंग्रेज़ को अगर गाँव में ही रोकना है तो उसकी यहाँ की लड़की से शादी करवा ली जाए। इस काम के लिए दलित परिवार की सबसे सुंदर लड़की को चुना गया और मुंगेतु चंद की 15 साल की बेटी राई माता इसके लिए चुनी गई।
मुंगेतु चंद भी इसके लिए तैयार हो गया क्योंकि उसे लगा कि अगर उसकी बेटी की शादी अंग्रेज से होगी तो समाज में उसका कद बढ़ेगा। तय योजना अनुसार जब विल्सन ऊपरी क्षेत्र से वापस आया तो राय माता को उसके पास भेज दिया गया और इस तरह विल्सन को हर्षिल में रोक दिया गया था। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे और क्यों सोमेश्वर देवता ने विल्सन पर दोष लगाया, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि विल्सन ने हर्षिल में पहले जंगली जानवरों का शिकार कर उनकी खाल बेची। अब तक विल्सन यहाँ पर सेब के बीज बो चुका था, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी खासी फसल हो रही थी। अब तक सिर्फ बार्टर सिस्टम पर आश्रित हर्षिल, मुखबा और बगोरी जैसे गांव अब रुपयों में लेन देन करने लगे थे। ये गांव सेब, आलू और खुबामी का निर्यात कर खूब पैसे कमाने लगे थे और ये सब हो रहा था विल्सन की वजह से। विल्सन एक तरफ लोगों के बीच जगह बना रहा था तो दूसरी तरफ उसने अब लकड़ी का कारोबार भी शुरू कर दिया था। उसने टिहरी के राजा सुदर्शन शाह को सालाना 150 रुपये के भुगतान पर यहाँ के जंगलों में अंधाधुंध कटान शुरू कर दिया। विल्सन ने पहले ब्रिटिश हुकूमत के लिए गंगा कैनाल प्रोजेक्ट के लिए लकड़ियाँ मुहैया कराईं और बाद में उसने रेलवे के डब्बों को बनाने के लिए भी लकड़ियाँ ब्रिटिश सरकार को दी। इससे विल्सन ने खूब धन कमाया। हर्षिल में उसकी कई प्रॉपर्टीज़ खड़ी हो चुकी थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद एक कमी थी जो विल्सन और राय माता को खाए जा रही थी, और वो थी संतान का न होना। जब राय माता बच्चे नहीं जन पाई तो विल्सन की शादी राय माता की बुआ संग्रामी यानी गुलाबी से करवा दी गई। गुलाबी से विल्सन को 3 संतानें हुई, नथेनियल, चार्ल्स और हेनरी। स्थानीय लोग इन्हें नत्थू, चार्ली साहिब और इंद्री कहकर बुलाया करते थे। अब विल्सन के पास सब कुछ था। उसने मसूरी में शानदार होटल चार्ल विल्स बनाया था। आज जहां पर मसूरी में आईएएस को ट्रेनिंग दी जाती है वो भी विल्सन का ही था। देहरादून के एस्ले हॉल में विल्सन कभी अपने परिवार के साथ रहा था। विल्सन ने अपना सिक्का भी चलाया जिसे एक्सचेंज करके तत्कालीन समय के रुपए मिल जाते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अपनी संतान को वो नहीं बना पाया जो वो चाहता था, और इसका दोष वो अपनी उस हरकत को मरते दम तक देता रहा जिसकी वजह से सोमेश्वर देवता ने उस पर दोष लगाया था। दरअसल 1861 में सेल्कू मेले में सोमेश्वर देवता के पशुआ को विल्सन ने एक हथियार पर चलते देखा था, लेकिन उसने इस प्रताप को ये कहकर नकार दिया कि हथियार धारदार नहीं था। इससे गुस्साए सोमेश्वर देवता के पशुआ ने विल्सन को चुनौती दी कि वो खुद धारदार हथियार को चुने और देवता उस पर चलकर दिखाएंगे। विल्सन ने भी ऐसा ही किया। करीब 20 मिनट तक सोमेश्वर देवता के पशुआ इन धारदार हथियारों पर चले। पशुआ कमलेश्वर प्रसाद ने ये कैसे किया, इस सवाल का जवाब वो जिंदगी भर खोजता रहा, लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं था। एक दिन विल्सन मुखबा स्थित गंगा माँ के मंदिर पहुंचा। वहां उसने फिर सोमेश्वर की शक्ति परखनी चाहिए। विल्सन ने एक हाथ की मुट्ठी में सोने के सिक्के और दूसरे में तिल के बीज रखे थे। सोमेश्वर की परीक्षा लेने की मंशा के साथ आया विल्सन देवता को नाराज कर चुका था। सोमेश्वर के पशुआ ने एकदम सही बता दिया कि कौन से हाथ में क्या है। विल्सन हैरान था और अब परेशान भी। सोमेश्वर देवता ने अपने पशुआ के जरिए विल्सन से कहा, तुम मुझे साधारण जादूगर समझते हो। मेरे चरणों में फूल बरसाने की बजाय तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, मेरे जंगलों को काट रहे हो। देवता ने कहा कि तुम एक राजवंश खड़ा करना चाहते हो ना, लेकिन तुम कभी कर नहीं पाओगे। तुम्हारा वंश इसे बनाने के लिए जी नहीं पाएगा। विल्सन के जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उसे लगा कि सोमेश्वर देवता का शाप सच हो गया है। सोमेश्वर देवता के शाप का सच होने का संकेत नत्थू को देखकर मिल रहा था। नत्थू पूरा नशेड़ी बन चुका था। वो मानसिक तौर पर बीमार हो चुका था और उसे हमेशा लगता था कि गांव वाले उसका खून करना चाहते हैं। एक दिन नत्थू ने कुछ 4 धाम यात्रियों की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसे लगा कि वो उसे मारने आए हैं। नत्थू ज्यादा वक्त जीवित नहीं रह पाया और नत्थू की पत्नी रुदा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन वो भी जीवित नहीं रह पाई। हेनरी ने कभी शादी नहीं की और एक दिन मुखबा में शिकार करने के दौरान एक दुर्घटना में मारा गया। चार्ल्स ने अपनी पूरी जिंदगी जरूर जी, लेकिन उसकी नज़र हमेशा विल्सन की संपत्ति पर रही। विल्सन 66 साल का हो चुका था। उसे आर्थराइटिस यानी घुटनों की बीमारी हो चुकी थी। अब विल्सन ज़्यादा नहीं चल पाता था, लेकिन फिर भी उसने अपने एक मित्र के साथ 1880 के दौरान ऊपरी हिमालय जाने का तय किया, लेकिन वो यहाँ ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाया।
चलने में असमर्थ विल्सन को मसूरी लाया गया, जहां उसे डॉक्टर ने दर्द से राहत देने के लिए मॉर्फिन दिया। हालांकि इसके तुरंत बाद वो कोमा में चला गया और 21-22 जुलाई 1883 की रात को 66 साल की उम्र में विल्सन का निधन हो गया। विल्सन और उसकी पत्नी गुलाबी कैमलबैक रोड पर ही दफन हैं। विल्सन की मौत के बाद चार्ल्स ने अपने पिता की संपत्ति नीलामी के लिए रख दी। इसमें विल्सन के लेख, चीजें और कई तरह के दस्तावेज शामिल थे, लेकिन वो गायब कर दिए गए। चार्ल्स ने अपने पिता के कारोबार को बेच दिया और उसने अपने पिता को इतिहास से मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस तरह पहाड़ी हुल्सन साहिब और पहाड़ी का जीवन ही नहीं, उसकी हर पहचान मिटा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद विल्सन के पहाड़ी वादियों में होने के कई निशान आज भी मौजूद हैं। राय माता के मायके वाले आज भी मुखबा में रहते हैं। विल्सन के बनाए बंगले और दूसरी प्रॉपर्टी भी आज दूसरा रूप ले चुकी हैं, लेकिन उनमें विल्सन की यादें ज़रूर हैं। हुल्सन हमेशा मन में सोचा करता था, शायद सोमेश्वर देवता का शाप सच हो चला है। कोई विल्सन को एक दरिंदे के तौर पर पेश करता है जिसने हर्शिल के लोगों पर काफ़ी अत्याचार किया था, तो कई हैं जो उसे मसीहा से कम नहीं समझते। फ्रेडरिक ई विल्सन की कहानी के वैसे तो कई रूप नजर आते हैं, लेकिन लेखक रॉबर्ट हचिसन ने अपनी किताब द राजा ऑफ हर्शिल द लेजेंड ऑफ फ्रेडरिक पहाड़ी विल्सन में उसके जीवन को तथ्यों के आधार पर समेटने की कोशिश ज़रूर की है। ये पूरी रिपोर्ट इसी किताब की जानकारियों पर आधारित है और ऐसी ही एक और रिपोर्ट है जो आपको देखनी चाहिए, लकी बिस्ट के बारे में। कैसे एक रॉ एजेंट हल्द्वानी और नैनीताल में गैंगस्टर बन गया था, इसकी रोचक और सच्ची कहानी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।